दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आखिरी सीरीज़ की ब्रह्मांड विखंडन का दूसरा भाग। इरीज फॉरेस्ट इंडिया नाउ हम इनकी सिर्फ तादाद ही पहले से अधिक नहीं बढ़ रही है, पहले से अधिक वांशों से अधिक शक्तिशाली हैं। इन जॉम्बीज पर न ठंडी आग का कोई असर हो रहा है और न ही इनके पिछले वालों की तरह यह वाट टूटने पर बिखर रहे हैं। क्रिप्टॉन ग्रह के रक्तवांशियों की शक्ति काफ़ी कम आ गई थी। तुमने प्रेतों अतः स्वयं क्रिप्टॉन के शासक पेपियस को तुम्हारी औकात बताने आना पड़ा। अच्छा हुआ भाई, तू खुद चला आया। बहुत मज़ा आएगा, मिलकर औकात खेलेंगे। प्लैनेट मैक्टेरियम 7000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। हमारे ट्रूपर्स दोबारा नाकाम हो गए हैं सर मैक्रोबॉट। हमारे ट्रूपर्स के अलावा हेस्ट्रोज, कार्टिलियस और कोफस जैसे अन्य युद्ध ग्रहों के ट्रूपर्स भी उत्तरजीवी को समाप्त करने धरती पर पहुंचे थे। उन्होंने उत्तरजीवी को लघु समाप्त कर दिया था, पर अचानक वहां एक और पृथ्वीवासी पहुंच गया। हमारे ट्रूपर्स के मुताबिक उसके भीतर कोई देव शक्ति थी। उसकी देव शक्ति के आगे किसी भी ग्रह के ट्रूपर टिक न पाए। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। हैं सिर्फ इतना ही नहीं सर मैक्रोबॉट, बुरी खबरें और भी हैं। हम बको बर्टोनिक एक ही बार में बको, इससे बुरा क्या हो सकता है। हमारे ट्रूपर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक उन्होंने पृथ्वी पर उत्तरजीवी के साथ कारा को देखा। क्या? हे ब्रह्मजनक, मतलब भगवान, बस यही बचा है दुश्वारियों में। ट्रूपर्स ने उत्तरजीवी और उसके साथियों के इमेजेस भेजे हैं। शक्ति कोई गुंजाइश नहीं है, यह कारा ही है। जब वाकई कारा ही है, यानी कारा जीवित है, पर यह कैसे हो सकता है। कारा को तो खैर, अब एक बात तो साफ है, उस उत्तरजीवी के साथ समय कारा को भी खत्म करना होगा, पर कैसे सर मैक्रोबॉट। उत्तरजीवी की शक्तियाँ पहले ही चिंता का विषय बनी हुई हैं। उस पर कारा का उसके साथ होना, वह दिव्य शक्ति वाला हरा मानव, एक ही तरीका है हमें तोड़नी हुई ब्रह्मांड संहिता। प्लैनेट हेस्ट्रोज 1 लाख लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। इस अंतहीन युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये टिड्डियों की दल की तरह हमला करते ही रहेंगे, और जब तक मेरे जिस्म में लहू की एक बूंद भी बाकी है, मैं इनका मुकाबला करता रहूँगा। हाँ, इस अंतहीन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि तिरंगा मानवता को हार नहीं देगा और इनकी संख्या अकेले तिरंगा को जीतने नहीं देगी। उफ, क्या यह अंध है मेरा। क्या देशभक्त तिरंगा को अपनी मातृभूमि, अपने देश की मिट्टी पर मरने का सुख भी नहीं मिलेगा। मेरे होते तुझे मारने का श्रेय कोई और ले जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यह क्या? यहाँ मेरा कौन सा मददगार आ गया। तुम, तेरी जान लेने का अधिकार सिर्फ कफन के पास है। चिंता मत कर तिरंगा, तुझे तेरी सरजमीन पर मारने का जो सुख है उसे मैं ख़राब नहीं करूँगा और ना ही किसी और को करने दूंगा। अब आजा, उठ। तेरा न्याय स्तंभ और मेरा न्याय स्तंभ मिलकर मिलाते हैं और बता देते हैं इन खरबूजों को कि सपूत हो या कपूत, अपनी सरजमीन के लिए मरने का जज्बा दोनों बराबर रखते हैं। तेरा यह कर्ज तिरंगा पर उधार कफन। तुम लोगों को मेरा प्रस्ताव मान लेना चाहिए था। तुम्हारे पहले से ही सूजे हुए थोपड़े और अधिक सूजने से बच जाते, क्योंकि मेरा हरा भरा दोस्त एक बार गुस्से में आ जाए तो पूरे ग्रह को भी गली मोहल्लों की तरह साफ कर देता है। तुम हेस्ट्रोज ग्रह वाले से वाकिफ हो मैं। तुम दुर्दांत हत्यारों पर दया दिखाना व्यर्थ है। यदि तुम लोगों ने पृथ्वीवासियों को आज़ाद नहीं किया तो तुम्हारा ग्रह अंतरिक्ष में ही जलता हुआ पिंड बनकर रह जाएगा। बता भाई हेस्ट्रो वाले दोस्त, इससे पहले कि मेरा लंगोटिया स्वच्छ अंतरिक्ष अभियान के तहत तुम्हारे पूरे ग्रह पर झाड़ू फेर दे, तुम अपना फैसला सुना दे। तुम मुट्ठी भर पृथ्वीवासी हमारा मुकाबला कभी नहीं कर सकते। और तुम तो आकाश गंगाओं के खलीफाओं में से एक हो। तुम दोनों इस तरह ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मांड संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया है। ब्रह्मांड संहिता यह कहती है कि यदि किसी एक ग्रह के वासी अन्य ग्रह वासियों के जबरन बंधक बनाए तो उन्हें अधिकार है उस ग्रह के विरुद्ध युद्ध करने का। ब्रह्मांड संहिता का सबसे बड़ा नियम है कि ब्रह्म शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा कोई भी सफलता नहीं करेगी। तुम धरतीवासियों ने ब्रह्मांड संहिता के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन किया है। क्या? असंभव। ब्रह्म शक्ति को ब्रह्मांड का कोई भी प्राणी करामित नहीं कर सकता है। तुम ग्रहवासी ब्रह्म शक्ति करामित कर दी गई है। यह दृष्टता पृथ्वीवासियों ने ही की है। शुरुआत में जब ट्रांसफ्यूजन की वजह से पृथ्वीवासी हमारे ग्रह पर आने लगे तो हमें इसका कारण समझ नहीं आया, पर अब कारण बिल्कुल साफ हो चुका है। इस धरतीवासी ने ब्रह्म शक्ति
का दुरुपयोग किया है, जिससे वह नियंत्रित हो गई है, और अब इनकी गलती का खामियाजा पूरा ब्रह्मांड भुगतने वाला ब्रह्म संहिता तोड़ने का सर्वोत्तम दोषी पृथ्वीवासी है। और यह भी जानते हो कि वही ग्रहवासी की ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करने वाले ग्रह को ब्रह्मांड के हित के लिए खत्म कर देने का अधिकार किसी भी अन्य ग्रह को है। बड़ी चिंता हो गई तो ये ब्रह्मांड के हित की वर्षों से तुम हस्रोत ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बसने वाले सभ्यताओं का समूल नाश करते चले आ रहे हो। यदि हम आकाश गंगाओं के खलीफा ना होते तो तुम आधे ब्रह्मांड पर तानाशाह बने हुकूमत चला रहे होते। वह तो हम अब भी करेंगे। तुम मूर्खों का अंदेशा नहीं है कि ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करके तुम लोगों ने शताब्दियों से विराम लगे उस ग्रह युद्ध को मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पृथ्वी इस संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र है, ब्रह्मांड के संतुलन का मूल आधार, और जब पृथ्वी ने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन कर दिया तो अन्य ग्रहों को भला कौन रोकेगा। हेस्ट्रोस, मैक्ट्रियम, नैनोकोस जैसे कई युद्ध ग्रहों पर की सेनाएं ही पृथ्वी और पृथ्वी पर उस उत्तरजीवी को समाप्त करने के लिए निकल चुकी है जो ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन का दोषी है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिप्टोन ग्रह के रक्त प्रवासु भी अपने रक्षा शांत करने के लिए धरती पर आक्रमण कर चुके हैं। हे वज्रेश, वज्रग्रह वासियों के आराध्य देव, तुम्हारे लिए बुरी खबर का अंत यही नहीं होता कि आकाश गंगाओं के खलीफा, जब तुम यहाँ मुझसे लड़ने में अपना समय गंवा रहे थे, उस समय पृथ्वी और ब्रह्मांड भर में कीटाणुओं की तरह फैले पृथ्वीवासियों का समूल नाश करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे चरमपंथी ग्रह संधि कर चुके हैं। अब तुम पृथ्वीवासियों को बंधक बनाने के लिए हमारी कतई कोई मंशा नहीं है। अब तो हमें तुम्हारा समूल नाश करना है। हमें बैकअप चाहिए। बैकअप में रजनी सर को बुलाना पड़ेगा पहला, और उनसे कम में काम नहीं चलेगा। मध्य मजाक में कर चटनी बना देगा। अडिग, सर्वशक्तिमान भीम का अडिग। रजनी सर ने सुन ली, आपने अपना पालतू जिनी भेज दिया हमारे मदद को। कभी तो सीरियस हो जाओ यार। अगर मेरे सीरियस होने से यह मुसीबत टलती तो ज़रूर हो जाता, पर यह होगा नहीं, इसलिए अपना पुराना फंडा सुपर हिटर गगन भैया मस्ती में आग लगा दुश्मन की बस्ती में। लूम अड्डे के चट्टानी शरीर पर तेज फूकने का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला प्राणी, जाओ अनंत अंतरिक्ष में अपने लिए कोई नया ग्रह तलाश दो। यह क्या, यह दानव कहाँ से आया? यह भी उन पृथ्वीवासियों के साथ आया होगा जो ट्रांसफ्यूज होकर यहाँ आ गए थे, जिन्होंने हमें बंदी बना लिया। असंभव, इतनी बड़ी नीली मुसीबत अगर मानव के साथ आई होती तो पहले हमें नजर आ गई होती। यह दानव जरूर मानव रूप में यहाँ आया होगा। देखिए, मानव हेस्ट्रोस जिस स्पेस जेल में हमें पृथ्वीवासियों को कैद किया था, उसका एक हिस्सा ध्वस्त है। अवश्य ये दानव इसे तोड़कर बाहर आया। स्पेस प्रिजन जहाँ से ध्वस्त हुई, वहाँ से कुछ और मानव भागने की कोशिश कर रहे हैं। रोको उन्हें, खत्म कर दो इन पृथ्वीवासियों को। लूम इतना आसान नहीं हमें ख़त्म करना। वास्तु स्थिति समझने में हमें थोड़ा समय क्या लग गया, तुम लोग खुद को शहंशाह समझ बैठे। पहले खुद को खत्म होने से बचा लो, फिर हमारी फिक्र करना। अतिविशिष्ट शक्तियों वाले मानव आम सत्यवासियों के पास ऐसी शक्ति नहीं होती। अब क्या करें? महान हजरोत, अपनी पूरी ताकत लगाकर उनका मुकाबला करो। हजरोत की पूरी सैन्य शक्ति झोंक दो इन्हें ख़त्म करने में। तब तक मैं मदद बुलाता हूँ। Unnamed planet 6 billion light years away from Earth present time। हम मेरी उष्ण शक्ति बिन नरभक्षी वनस्पतियों को जला नहीं पा रही। ये पेड़ पौधे बिन विशाल का आदि मानवों की आदेश का पालन कर रहे हैं, जो कि कुछ देर पहले तक हमारे सामने आत्मसमर्पण कर चुके थे, परंतु फिर इन्हें अचानक न जाने क्या हो गया। इनके बदले हुए व्यवहार के कारण अवश्य है काली धुंध है जो कि इनके सरों पर में डाल रही है। देखो, इनकी आंखें बताई हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने होश में नहीं है। हम इनके होश में लाने के कवायद तो तब करें जब इनके जंजाल से पीछा छूटे। तो उससे पहले ये हमें चींटियों की तरह मसलने वाले हैं। और ये लताएँ कैसी हैं जो कि इन नरभक्षी पेड़ों का मुकाबला कर रहे हैं और हमें भी आज़ाद करा रही हैं। ये लताएँ तो इस विशाल का आदि मानवों को बंधक बना रही हैं। पर इस ग्रह की वनस्पतियाँ हमारे सहायक कैसे हो गई? प्रकृति चाहे धरती की हो या ब्रह्मांड की, ग्रह की सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की जीवन का सृजन करती है। वनपुत्र, मैं हिमालय के जंगलों में था जब अचानक तीव्र रोशनी हुई। मैं यहाँ विचित्र ग्रह पर आ गया। यहाँ पहुँचकर पहले तो मुझे कुछ समझ ना आया, परंतु जब तुम दोनों विशाल का जीवों से लड़ते और धरती वासियों को उनसे बचाते देखा तो स्थिति कुछ समझ में आई। मैं धरती वासियों को बचाने में तुम दोनों की सहायता करना चाहता था। तुम दोनों के तरह मेरे पास कोई अतिमानवीय शक्ति तो नहीं है, परंतु मैंने फैसला किया है कि अपने विकास के आरंभिक चरण वाले इस ग्रह के वनस्पतियों से मित्रता करने की कोशिश करूं। देखूं शायद यह कुछ सहायता कर दें।
और तुम्हारी सोच कारगर सिद्ध हुई। मनपुत्र, अगर सही समय पर तुम इन सात्विक वनस्पतियों की सहायता लेकर न आते तो इन आदिमानवों तो हमें दशाओं के बंधन तोड़ डाल दें। ये बंधनों से आज़ाद हो गए, पर ये चिल्ला क्यों रहे हुए हुल्ला हुल्लो? ये बेवजह नहीं चिल्ला रही है, मदद बुला रहे हैं। हे देवी प्रकृति, मदद के लिए इन्हें बुला रहे थे। डायनासोर जितने विहार के जंगली जानवर, इन आदिमानवों ने सभी को पालतू बना रखा है। भेड़िया देवता मदद, पता नहीं सात्विक वनस्पतियाँ इनका मुकाबला कर पाएंगी या नहीं, परंतु मैं और मेरे वनस्पति मित्र प्रयत्न अवश्य करेंगे। जानवर स्वाभाविक रूप से आग से डरते हैं। शुरुआत में तो इन आदिमानवों पर भी आग कारगर सिद्ध हुई थी। उम्मीद है इन पर भी होगी। धूम सक उफ, इनके आदेश पर केवल सच्चर ही नहीं, नवचर भी आक्रमण करने आ रहे हैं। हम ये तो देखिए, पंजे और पैर ने नाखूनों से नोच डालने पर उतार में गद्दों की तरह चिमटे। इस झुंड को खुद से अलग करने का मुझे धारण करना होगा अपना अग्नि शक्ति रूप। इस ग्रह के दुर्दांत प्राकृतिक राक्षसों ने भी इन ब्रह्मांड राक्षसों को खत्म कर पाने में असफल हो रहे हैं। मैं इस ग्रह के आदि मानवों के तो मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया है, लेकिन इनके अधीन इस ग्रह के विशालकाय प्राणियों को अपने अधीन भी कर लिया, लेकिन नतीजा सिफर निकलता ही दिख रहा है। भेड़िया शक्ति और यह मनपुत्र मिलकर इन सभी प्राणियों पर भारी पड़ेंगे या नहीं, मैंने यह पहले क्यों नहीं सोचा। इन आदिमानवों के दिमाग, इनकी मानसिक शक्तियाँ विकसित नहीं हैं, पर मेरी मानसिक शक्तियाँ तो अपने चरम पर हैं। मैं अब तक इन आदिमानवों के आदेश से आ रहे प्राणियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि अपनी अति विकसित मानसिक शक्तियों की सहायता से मैं इस ग्रह के अन्य प्राणियों को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अग्निशक्ति के देखते रूप से भयभीत होकर यह पक्षी वापस लौट रहे हैं। नर पक्षी वनस्पति पर ग्रही जीव मैदान छोड़ रहे हैं, मुसीबत वापस लौट गए। यही सही समय है, मुझे इन सभी प्राणियों के दिमाग अपने कब्जे में ले होंगे। अरे, ये तो भागते भागते दोबारा आक्रमण करने लौट रहे हैं। आश्चर्य है, पहले आदि मानव और अब ये भी। इनके सरों पर भी वैसी काली धुंध मंडरा रही है जैसे आदि मानवों के सरों पर मंडरा रही थी। आओ शैतानो, दोबारा मुंह तोड़वाना चाहते हो तो आओ। भेड़िया को तुम्हें निराश नहीं करेगा। बैठा इन्हें अपनी असली शक्ति का नमूना दिखाना होगा। यह क्या मानसिक ऊर्जावान। इन प्राणियों में मानसिक शक्तियाँ एकाएक इतनी विकसित नहीं हो सकती। अवश्य इन आदिमानवों और इन प्राणियों के दिमाग पर इस काली धुंध की तरह मंडराते साय ने कब्जा किया है और इसके जरिए वह हम पर आक्रमण कर रहा है। बिल्कुल सही समझी शक्ति। एक काला साया इन सबको कंट्रोल कर रहा है। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम हवा से अचानक कैसे प्रकट हुए? मित्र, समझाने का वक्त नहीं है दोस्तों। क्या तुम इस ग्रह की सभी वनस्पतियों को आदेश दे सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ, परंतु हमें क्या करना है? इस ग्रह की सभी वनस्पतियों को आदेश दे कि जिस किसी भी प्राणी के ऊपर यह काली धुंध मंडराती दिखाई दे उसे बंधक बना लें। यह तो काफ़ी मुश्किल काम है ध्रुव, फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। मैंने इन्हें आदेश दे दिया है ध्रुव। बढ़िया, एक काम तो हो गया। दूसरे की बारी। भेड़िया, अपने फौज को पुकारो। इस अजनबी ग्रह पर भेड़िया फौज कहाँ से आएगी? ट्रांसफ्यूजन, मेरा मतलब जिस प्रक्रिया ने तुम्हें वन धरतीवासियों को यहाँ पहुँचाया उसका असर केवल मानवों पर ही नहीं, अन्य प्राणियों पर भी हुआ है। अगर संसार के सभी जीव जंतु अलग अलग ग्रहों पर ट्रांसफ्यूज हुए हैं तो तुम्हारे भेड़िया भी हुए होंगे। मैं कोशिश करके देखता हूँ। चलो आओ, मेरी भेड़िया फौज की सिपाहियों, चले आओ। वाकई तुम्हारे पुकारने पर भेड़िया आ रहे हैं। ये मेरी भेड़िया फौज की सिपाही हैं। सब हाथ मेरे भेड़ियों, आओ और भूगोल डालो इन राक्षसों को। भेड़िया सैनिक आकार में छोटे सही, परंतु यह इतने हजारों की संख्या में है कि इनके सामने अपरग्रही प्रकाली नहीं टिक पाएंगे। वनपुत्र के निर्देश पर वनस्पतियाँ इन जानवरों को बांध रही हैं, इससे तुम्हारी भेड़िया फौज को इन पर हमले करने में परेशानी नहीं होगी। ये घास लताएँ इन आकाशीय प्रकालियों पर को भी आक्रमण करने से रोकेंगे। बहुत अच्छे, अगर मेरा अंदाजा सही है तो सबसे अधिक विचलित यह एक आदिमानव होगा जो कि इस काले साये का होस्ट है। बहुत साथ रहते तो कितनी आसानी से तो समझ गया कि मुझे ऑपरेट करने के लिए किसी एक होस्ट की शरीर की जरूरत होती है। शरीर सिर्फ मेरी शक्तियों का होस्ट करता है और आसपास के अन्य मेरी पसंद के शरीरों को ओवरशैडो करते हैं। मैं इन सभी ओवरशैडो शरीरों से अपना मनचाहा काम ले सकता हूँ। होस्ट शरीर मेरे धुंध रूपी अस्तित्व को संग्रहित करता है और ओवरशैडो के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करता हूँ। पर तूने यह कैसे जाना कि मेरा होस्ट शरीर शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता? सिर्फ मेरे शैडो शरीर ही मेरे आदेशों व मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। यह सिर्फ इन शक्तियों की निर्देशित और संचालित करता है। अभी तक मैं इस बात को नहीं जानता, पर तू अच्छा हुआ कि तूने बड़बोलेपन में यह बात बता दी। भेड़िया वनपुत्र शक्ति, इस आदिमानव को अपने गिरफ्त में ले लो। ओह, तू तो मुसीबत बनने पर उतारू है ध्रुव।
इस धुंध रूप में ऐसे प्राणियों को ओवरशैडो कर सकता हूँ जिनकी बौद्धिक क्षमता मुझसे कम या जिनकी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, वरना सबसे पहले मैं तुमको ब्रह्मांड रक्षकों को ओवरशैडो करता। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे हरा दोगे। मेरी संग्राहक शक्ति मेरी शक्तियों का नमूना तुम्हें नुमाया करेंगे। मेरी उष्मा शक्ति धुंध रूपी कालछाया को वाष्पित कर देगी। ऐसा नहीं होगा, शक्ति सिर्फ तुम्हारे वारों का असर सिर्फ उन प्राणियों पर होगा जिससे इस काले ने ओवरशैडो किया है। कोई तो तरीका होगा इसे रोकने का। सिर्फ एक तरीका है, हमें अपनी संख्या बढ़ानी होगी। मतलब जैसे इसके चंद ओवरशैडो प्राणियों से भेड़ियों की फौज के हजारों भेड़िए भारी पड़ रहे हैं, वैसे ही हमें भी अपनी संख्या बढ़ानी होगी। काले साये ने जिन प्राणियों को ओवरशैडो किया है उनकी बौद्धिक क्षमता लगभग नगण्य है। वह व्यवहार करने के लिए भी काले साये की कमांड पर निर्भर है, क्योंकि काले साये को एक साथ कई ओवरशैडो प्राणियों को ऑपरेट करना पड़ रहा है। इसलिए कम संख्या में टारगेट पर वार करना उनके लिए आसान है, पर जैसे जैसे प्रतिद्वंदियों की संख्या बढ़ती जाएगी उनके लिए उन पर वार करने का कमांड देना मुश्किल होता जाएगा। पर हम अपनी संख्या बढ़ाएंगे कैसे? यह ग्रह बहुत बड़ा है भेड़िया। तुम लोग जिस जगह पर ट्रांसफ्यूज हुए हो उसके अलावा भी इस ग्रह पर अलग अलग हिस्सों में ट्रांसफ्यूजन हुआ है। यह ट्रांसफ्यूजन एक खास पैटर्न में हो रहा है। हर ट्रांसफ्यूजन का एक पैटर्न है। जैसे पृथ्वी और मैक्सिको का चेचन के आसपास जहाँ आदिवासी जातियाँ बस्ती पर गए आदिवासियों का ट्रांसफ्यूजन हुआ। जहाँ विकसित मानव सभ्यताएँ थीं उन जगहों पर एलियन सभ्यताओं का ट्रांसफ्यूजन हुआ। ट्रांसफ्यूजन के यही पैटर्न ग्रहों पर पहुँचते पृथ्वीवासियों पर भी लागू हुए। तुम्हारी और वनपुत्र की शक्तियाँ प्राकृतिक हैं, इसलिए जब तुम्हारा और वनपुत्र का ट्रांसफ्यूजन इस ग्रह पर हुआ जहाँ प्रकृति अपने स्थान पर है, शक्ति भी आदि शक्ति का रूप है, इसलिए प्रकृति उसकी शक्तियों का भी आधार है। पर मैंने और शक्ति ने जिन पृथ्वीवासियों को सुरक्षित किया हुए तो शहरवासी थे। यह सवाल मुझे भी खटक रहा है, पर एक बात तय है कि ट्रांसफ्यूजन अपना पैटर्न किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। शहरवासियों का यहाँ ट्रांसफ्यूजन होने का कोई पीछे का जरूर कोई लॉजिक है जो कि अभी समझ नहीं आ रहा, पर इससे हमारी मुश्किल कैसे सुलझेगी? वे पृथ्वीवासी खुद अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं, वे इनसे लड़ने में हमारी सहायता कैसे करेंगे? ये पृथ्वीवासी नहीं करेंगे, बल्कि वे पृथ्वीवासी करेंगे जो इस ग्रह के अलग अलग हिस्सों पर ट्रांसफ्यूजन से आए हैं। यहाँ ट्रांसफ्यूजन होने से पहले मैं उनसे संपर्क साध चुका हूँ। अब वे किसी पल वे यहाँ पहुँचते होंगे। कथा जारी है ब्रह्मांड विस्तरण में। चलो दोस्तों, मिलेंगे अगले भाग में ब्रह्मांड विस्तरण में। धन्यवाद।